Dear students, my name is Ruchi Mantri. I am here to present a topic which is financial ratio analysis. Presently, I am working in IPS Academy, Institute of Business Management and Research, Indore. So, today I will start this topic with a quotation where there is a will, there is a way. So, उस will जहाँ चाह है वहाँ राह है, उसी के साथ हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं उस चाह को लेकर राह की तरफ। तो आज के हमारे टॉपिक के जो उद्देश्य रहेंगे उसमें हम फाइनेंशियल रेशियो एनालिसिस का अर्थ, परिभाषा, उसकी उपयोगिताएं, उसकी सीमाएं, उसके प्रकार और अंत में हम ये जानेंगे कि कैसे एक बिजनेसमैन फाइनेंशियल रेशियो एनालिसिस के आधार पर बिजनेस में डिसीजन लेते हैं। और हाइलाइट्स की बात करते हैं। सबसे पहले हम कवर करेंगे अनुपात की अवधारणा, उसके बाद प्रकार, सारांश, आकलन और लास्ट में हम बात करेंगे रेफरेंसेस की, संदर्भ की। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रेशियो एनालिसिस क्या होता है। यहाँ हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल रेशियो एनालिसिस की, जो 3 शब्दों से मिलकर बना है, फाइनेंशियल रेशियो एनालिसिस। फाइनेंशियल या वित्तीय शब्द का मतलब होता है कि मनी से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड जानकारी। रेशियो का मतलब होता है 2 वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन बताना। और एनालिसिस या विश्लेषण शब्द का मतलब होता है किसी डेटा के बारे में डिटेल में स्टडी कर कंक्लूजन तक पहुंचना। जब इन तीनों को एक साथ मिलाया जाता है तो यह बताता है कि फाइनेंशियल रेशियो एनालिसिस एक ऐसा टूल है जिसके माध्यम से किसी बिजनेस में उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, जिसके अंतर्गत बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट आता है, उनको एनालाइज किया जाता है और एनालिसिस करने के बाद डिसीजंस लिए जाते हैं। यह डिसीजंस बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी के लिए होते हैं, बिजनेस की पेइंग कैपेसिटी के लिए होते हैं, बिजनेस की लिक्विडिटी से रिलेटेड होते हैं। तो इन शॉर्ट बोला जाए तो financial ratio analysis is a technique of financial statement analysis in which a businessman, an analyst, एक विशेषज्ञ बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के आधार पर डिसीजन लेते हैं रेशियो एनालिसिस के माध्यम से। यहाँ पर हमारे पास अनुपात विश्लेषण की कुछ परिभाषाएं हैं, जिसमें हंट और विलियम ने बताया है कि अनुपात वित्तीय विवरणों से प्राप्त संख्याओं के संबंध को अंकगणितीय रूप में प्रदर्शित करने का साधन है। एंथोनी ने बताया है अनुपात साधारणतया एक संख्या को दूसरी संख्या के संदर्भ में प्रकट करता है और एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग देकर ज्ञात किया जाता है। जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि रेशियो एनालिसिस इज व्हाट एग्जैक्टली, it is a numerical relationship between the 2 variables. Now, we will talk about the advantage or उपयोगिताएं, फाइनेंशियल रेशियो एनालिसिस की उपयोगिताएं। क्यों एक बिजनेसमैन फाइनेंशियल रेशियो एनालिसिस को यूज करेगा? तो एक बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो सबसे पहला एडवांटेज जो होता है रेशियो एनालिसिस का वो ये है कि यह वित्तीय विवरण जो होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो होते हैं, उनका एनालिसिस करता है। तो अभी मैंने आपको बताया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है जहां पर बैलेंस शीट की हम मेनली जो बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, तो उनका विवरणों का विश्लेषण करता है, जहां पर हम लोग तीनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आधार पर डिसीजन लेते हैं। अनुपात विश्लेषण का दूसरा काम होता है कार्यकुशलता, बिजनेस की एफिशिएंसी पता लगाना कि हाउ इफेक्टिवली बिजनेस इज रनिंग। बिजनेस में देयर इज 2 इंपॉर्टेंट थिंग, बिजनेस को एक रन करना नॉर्मल तरीके से और एक इफेक्टिव और एफिशिएंटली रन करना। देयर इज अ डिफरेंस, इट मेक्स अ वेरी बिग डिफरेंस कि बिजनेस को नॉर्मल तरीके से रन करना और इफेक्टिवली और एफिशिएंटली रन करना। तो उस बिजनेस को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली रन करने के लिए हम बिजनेस में रेशियो एनालिसिस का यूज करते हैं। एनालिस्ट को बेटर तरीके से काम करने में रेशियो एनालिसिस हेल्प करता है। और रेशियो एनालिसिस सिर्फ हमारी यही मदद नहीं करता है
कि हम लोगों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करना है। इसके अलावा बिजनेस में उस एनालिसिस के थ्रू हम ये पता लगाते हैं कि कहाँ हमारा बिजनेस लैग कर रहा है, कहाँ हमारे बिजनेस में कमियां हैं। तो रेशियो एनालिसिस के थ्रू हम बिजनेस की कमियां भी निकालते हैं। जैसे लास्ट ईयर हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 20% था, लेकिन इस ईयर अगर हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 15% है, इट इज शोइंग दैट हमारा लास्ट ईयर से इस ईयर का ग्रॉस प्रॉफिट कम हुआ है। तो ये रेशियो एनालिसिस की हेल्प से हम पता लगा सकते हैं। इसके बाद संचार सक्षम बनाता है। यस, इफ हम 5 साल का, मैंने यहाँ पर पार्ट बी में ये एक्सप्लेन किया है, जहाँ पर मैंने 5 साल का डेटा लेकर वहाँ पर एक्सप्लेन किया है ग्रॉस प्रॉफिट, करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, तो वहाँ आपको और अच्छे से बताऊंगी मैं। लेकिन संचार कैसे सक्षम करता है, जब आप बिजनेस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के जब 5 साल के 7 साल के डेटा को कंपेयर करेंगे, तब आपको वहाँ पता लगेगा कि पिछले साल से हमने इस साल क्या कमी है या क्या हमने अच्छा किया था। इस तरीके से ये कम्युनिकेशन को बेटर करता है हमारे बिजनेस को अच्छा चलाने के लिए। नेक्स्ट है अल्पकालीन तरलता का निर्धारित करता है। अल्पकालीन मतलब शॉर्ट टर्म के लिए बिजनेस में अगर फाइनेंस हमको अवेलेबल चाहिए, तो रेशियो एनालिसिस इज द बेस्ट टूल, बेस्ट टेक्निक through which we can manage, we can analyze the coming responsibilities, the coming short term payables of the business. बिजनेस में फ्यूचर फोरकास्टिंग, रेशियो एनालिसिस के बेस पर आप फ्यूचर फोरकास्टिंग कर सकते हैं। हम आज जो प्रॉफिट हो रहा है, पिछले 5 साल में अगर हमारी कंपनी का सेल्स इंक्रीज हुआ है, तो हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अगले साल भी कंपनी का सेल्स इंक्रीज होगा। तो दिस इज अ बेस्ट इंडिकेटर जो हेल्प करता है हमारी कि हम पास्ट डेटा के आधार पर फ्यूचर के डेटा को प्रेडिक्ट करें। और हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं, जब तक बिजनेस में हम हमारे कॉम्पिटिटर्स को साथ में लेकर नहीं चलेंगे, उनके बारे में हमें पता नहीं लगेगा, तब तक हम हमारे बिजनेस को अच्छे से रन नहीं कर सकते हैं। तो रेशियो एनालिसिस सिर्फ हमें अपने बिजनेस की चाल नहीं बताता है, बल्कि हमारे जैसे ही जो दूसरे हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, हम उनका डेटा एनालिसिस करके उनकी चाल भी पता लगा सकते हैं। तो यह हमारे बिजनेस के लिए एक बहुत बड़ा फायदा होता है। और रेशियो एनालिसिस में जितना कंपैरिजन हम करते हैं, डेटा एनालिसिस करते हैं, वह सब पिछले परिणामों का विश्लेषण किया जाता है। मतलब पास्ट में हमारे पास जो डेटा अवेलेबल होता है, हम उसके आधार पर डेटा एनालिसिस करते हैं। हमको सबसे अच्छा इसमें एक बेनिफिट ये भी है कि ये हमें ट्रेंड बताता है। ट्रेंड मतलब लास्ट ईयर क्या सेल्स था, इस ईयर क्या सेल्स है, तो उस आधार पर हम नेक्स्ट ईयर का सेल्स या प्रॉफिट टारगेट कर सकते हैं, या वहाँ पर हम लोग एक एक्सपेक्टेड कि इतना आउटकम हो सकता है, हम ये एक वहाँ पर प्रोजेक्ट कर सकते हैं। अब जहाँ हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, जहाँ लाभ हैं वहाँ हानियाँ भी हैं। हमने अभी रेशियो एनालिसिस के लाभ के बारे में पढ़ा। अब हम बात करते हैं रेशियो एनालिसिस की लिमिटेशंस। इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशंस है कि यहाँ पर हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन के ऊपर काम किया जाता है। जो डेटा आपके पास अवेलेबल होता है वो करंट नहीं होता है, वो हिस्टोरिकल होता है। मतलब पास्ट में जो हमारे पास लास्ट ईयर की जो बैलेंस शीट होती है, उस डेटा के ऊपर हम काम करते हैं। तो नाउअडेज जो चेंजिंग मार्केट है, चेंजिंग सिनेरियो है, इस चेंजिंग सिनेरियो में हम उस हिस्टोरिकल डेटा को कहीं कहीं पर रिलेवेंट या रिलेट नहीं कर पाते हैं। इन्फ्लेशन इफेक्ट या मुद्रास्फीति का प्रभाव। इन्फ्लेशन आज हम देख रहे हैं, अगर हम कंपेयर करें सिर्फ पिछले 5 साल के डेटा को, तो पिछले 5 साल में मनी की वैल्यू डे बाय डे डाउन हो रही है। तो 5 साल का हम रेशियो एनालिसिस जब कंपेयर करेंगे, तो क्या यह सही है? आज जो 100 रुपए की कीमत है, क्या वो पिछले 5 साल पहले थी? नहीं। तो जब हम 5 साल का डेटा कंपेयर कर रहे हैं, तो वहां हम इन्फ्लेशन इफेक्ट्स को भूल जाते हैं, मनी की प्रेजेंट वैल्यू को ध्यान नहीं रखा जाता है। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ द रेशियो एनालिसिस। द नेक्स्ट इज चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। बिजनेस में हर टाइम अकाउंटिंग पॉलिसीज चेंजेस होती रहती है। तो अगर इस ईयर मैंने सपोज डेप्रिसिएशन की फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड को यूज किया है, लास्ट ईयर मैंने डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड को यूज किया है,
Now, how I can compare those profit? Because profit change होगा. क्यों? क्योंकि डेप्रिसिएशन की मेथड चेंज थी और डेप्रिसिएशन की मेथड चेंज होने से हमारा नेट प्रॉफिट चेंज हुआ. सो दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ द रेशियो एनालिसिस कि हम यहाँ पर अकाउंटिंग पॉलिसीज में अगर चेंज होते हैं तो इट नॉट कंसीडर दिस एज लाइक हम लोगों को इसमें इंक्लूड करना चाहिए. पॉलिसीज की चेंजेस की वजह से जो चेंजेस आए हैं उसको इंक्लूड करना चाहिए, वो इसे कंसीडर नहीं करता. ऑपरेशनल चेंजेस, बिजनेस में जो भी ऑपरेशनल चेंजेस होते हैं हम उन ऑपरेशनल चेंजेस को ध्यान नहीं रखते हैं जब हम डेटा को कंपेयर करते हैं. पिछली बार अगर कोविड के टाइम पर बिजनेस की सिचुएशंस कुछ और थी तो कोविड के बाद बिजनेस की सिचुएशंस कुछ और थी. कोविड के टाइम पर बिजनेस में कुछ और ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट था तो कोविड के बाद ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट चेंज हो गया था. लेकिन जब हम रेशियो एनालिसिस करते हैं तब ये कैलकुलेशंस के टाइम पर ऑपरेटिंग चेंजेस को ध्यान नहीं रखा जाता है. द बिगेस्ट एंड द फोरमोस्ट disadvantage of the ratio analysis is lack of standard. Here is not a standard. यहाँ पर कोई स्टैंडर्ड नहीं है रेशियो में कि इतना परसेंट रेशियो किसी भी बिजनेस के लिए लाइक इतना परसेंट आपका नेट प्रॉफिट होना चाहिए, इतना परसेंट आपका ग्रॉस प्रॉफिट होना चाहिए. ऐसा कोई यहाँ पर स्टैंडर्ड नहीं बना है. तो हर बिजनेसमैन अपने अपने प्रॉफिट को, अपने अपने रेशियोज को, अपने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अकॉर्डिंगली इंटरप्रिटेट करता है. एंड द लास्ट इज मैनिपुलेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. जहां पर इंसान है वहां गलतियां पॉसिबल है और जहां पॉसिबल नहीं है वहां गलतियां हो भी जाती है, की भी जाती है. तो जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अगर चेंज कर दिया जाए, उनमें कुछ मैनिपुलेशन कर दिया जाए तो रेशियो एनालिसिस वही बोलेगा जो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोल रहा है. तो दिस इज अगेन द डिसएडवांटेज ऑफ द रेशियो एनालिसिस. अब हम आगे चलते हैं. रेशियो एनालिसिस के प्रकार, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल रेशियो एनालिसिस. रेशियो एनालिसिस को बेसिकली 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. सबसे पहले लिक्विडिटी रेशियो, तरलता अनुपात, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, लाभप्रदता अनुपात, टर्नओवर रेशियो, क्रियाशीलता अनुपात एंड सॉल्वेंसी रेशियो, शोधन क्षमता अनुपात. हम वन बाय वन इन सब के बारे में आगे डिस्कस करेंगे. इनका मीनिंग, इनका फॉर्मूला और कहाँ ये सुटेबल है, इनके बारे में हम जानेंगे. सबसे पहले हम बात करते हैं लिक्विडिटी रेशियो. यहां पर लिक्विडिटी का मतलब होता है बिजनेस में आपके पास कितना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है. आप कितना इजीली अपने बिजनेस में कोई भी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को पे कर सकते हैं. दैट इज द मीनिंग हियर फॉर द लिक्विडिटी. तो लिक्विडिटी रेशियो क्या बताता है? लिक्विडिटी रेशियो यह बताता है कि कोई भी कंपनी, किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जब आप लिक्विडिटी रेशियो निकालेंगे तो वो आपको यह बताएगा कि कोई भी कंपनी कैसे अपनी एसेट्स से शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को पे कर सकता है. तो लिक्विडिटी रेशियोज क्या बताते हैं कि कंपनी अपनी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को कितना पे करने में सक्षम है. इसमें 3 टाइप के रेशियोज आते हैं. द वन करंट रेशियो, सेकंड वन क्विक रेशियो एंड थर्ड इज कैश रेशियो. करंट रेशियो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के बीच में रिलेशनशिप बताता है. जैसा कि फॉर्मूला है यहां लिखा हुआ, करंट रेशियो इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज. क्विक रेशियो क्विक एसेट्स और क्विक लायबिलिटीज के बीच में रिलेशन बताता है. कैश रेशियो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स से करंट लायबिलिटीज का रिलेशन बताता है. अल्टीमेटली हम लिक्विड रेशियो क्यों निकालते हैं? ताकि हम यह पता लगा सकें कि हमारे बिजनेस में हम शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज जो हैं, जिनको हम करंट लायबिलिटीज बोलते हैं, क्यों हमने यहाँ पर डिनोमिनेटर करंट लायबिलिटीज लिया? ताकि हम यह पता लगा सकें कि हमारे बिजनेस में जो करंट एसेट्स हैं उनसे हम करंट लायबिलिटीज को कितना जल्दी पे कर सकते हैं. इनके कुछ आइडियल रेशियोज भी हैं. करंट रेशियो का आइडियल रेशियो है 2:1. यह बताता है कि आपके बिजनेस में करंट एसेट्स जस्ट डबल होनी चाहिए देन दैट ऑफ करंट लायबिलिटीज के. मतलब जब आप अपनी करंट लायबिलिटीज को पे ऑफ कर दें,
उनको भुगतान कर दें, उसके बाद उतना ही अमाउंट आपके पास बचना चाहिए, ताकि आप बिजनेस में जो करंट की ज़रूरतें हैं उनके लिए सामान खरीद सकें, आपके पास से कोई अपॉर्चुनिटी मिस ना हो। क्विक रेशियो जो है, इसमें लिक्विड एसेट्स का यूज किया जाता है, जिसको क्विक एसेट्स भी बोला जाता है, और एसिड टेस्ट रेशियो भी इसका नाम है। तो क्विक रेशियो जो बताता है, ये क्विक एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के बीच में रिलेशन बताता है। क्विक एसेट्स का मतलब होता है जब हम करंट एसेट्स में से स्टॉक और डेटर्स को हटा दें। क्विक जैसा नाम है वैसा ही काम है, क्विक मतलब फटाफट। तो क्विक एसेट्स मतलब वो एसेट्स जो इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाए। तो उसके लिए हम लोग करंट एसेट्स में से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को हटा देते हैं, तो हमारे पास क्विक एसेट्स बचती हैं। देन इसके बाद हम बात करते हैं कैश रेशियो। कैश रेशियो के लिए हमें कैश और कैश इक्विवेलेंट्स की जरूरत होती है, जिसमें कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटीज को शामिल किया गया है। यहां पर मैंने डिटेल में बताया है कि करंट एसेट्स में क्या क्या चीजें शामिल होती है, करंट लायबिलिटीज में क्या आता है और क्विक एसेट्स में क्या आता है। तो हम क्विकली यहां पर देखते हैं। करंट एसेट्स में कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, स्टॉक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, ये सभी आपके करंट एसेट्स में आते हैं। करंट लायबिलिटीज की बात करें तो क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एडवांस इनकम एंड शॉर्ट टर्म लोन, ये सब आते हैं करंट लायबिलिटीज में। और क्विक एसेट्स अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। क्विक एसेट्स का मतलब होता है जब आप करंट एसेट्स में से इन दो एसेट्स को हटा देंगे, स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस, देन यू विल फाइंड क्विक एसेट्स। नेक्स्ट इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। अगेन जो नाम है वही काम है। Profitability ratios show the relationship between the net sales and profit, investment and return. Profitability ratios को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक है on the basis of sales, on the basis of investment. सबसे पहले हम बात करेंगे on the basis of sales. सेल्स के आधार पर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज 4 प्रकार के होते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, जो बिजनेस का ग्रॉस प्रॉफिट और नेट सेल्स के बीच में रिलेशन बताता है। नेक्स्ट आता है नेट प्रॉफिट रेशियो, विच शोज द रिलेशन बिटवीन द नेट प्रॉफिट एंड नेट सेल्स। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट सेल्स, एंड ऑपरेटिंग रेशियो शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड नेट सेल्स। ये जितने प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हैं, इन सभी को परसेंटेज में शो किया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के आधार पर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। अभी जो हम बात कर रहे थे वो था, इसके पहले जो हमने बात किया था प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज ऑन द बेसिस ऑफ नेट सेल्स, जिसमें हम ट्रेडिंग अकाउंट में जो सेल्स लिखा जाता है उसके आधार पर हमने प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज कैलकुलेट किए थे। एंड नेक्स्ट आता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट। आप एक कंपनी है, अगर कोई शेयर होल्डर्स आपकी कंपनी के शेयर परचेस करता है तो वो फ्री में आपकी कंपनी के शेयर परचेस नहीं करेगा, बदले में वो रिटर्न चाहेगा। तो ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज ये बताते हैं कि आपकी कंपनी के शेयर होल्डर्स को आप रिटर्न में क्या देते हैं। रिटर्न विच इज इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड। तो सबसे पहला आता है रिटर्न ऑन एसेट्स, जिसमें नेट इनकम को, किसी भी बिजनेस की नेट इनकम को उसकी नेट एसेट से डिवाइड किया जाता है। यह रेशियो यह बताता है कि आपके बिजनेस में जितनी एसेट्स है उसके कंपैरिजन में आपको इनकम कितनी हो रही है, विच इज रिटर्न ऑन एसेट्स। इसके बाद आता है रिटर्न ऑन इक्विटी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी शेयर होल्डर। कोई भी शेयर होल्डर, कोई भी इन्वेस्टर
अगर किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करता है तो वो वहाँ का ROE चेक करता है, रिटर्न ऑन इक्विटी चेक करता है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी दिस मेजर्स, यह बताता है कि आपकी कंपनी में आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है, शेयर होल्डर्स जो फंड है, उसमें आपको कितना डिविडेंड मिल रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी, आपने जितना पैसा इन्वेस्ट किया है उसके ऊपर आपको रिटर्न कितना मिल रहा है। अब हम बात करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के ही इन्वेस्टमेंट अर्निंग रेशियोज ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट। सबसे पहला आता है प्राइस अर्निंग रेशियो। प्राइस जैसा अगेन नाम है वही काम है, प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग्स। किसकी प्राइस को? शेयर की मार्केट प्राइस को डिवाइड करना है शेयर की पर अर्निंग से, अर्निंग पर शेयर। तो MPS डिवाइडेड बाय EPS विच इज प्राइस अर्निंग रेशियो। ये क्या रिलेशन बता रहा है? मार्केट प्राइस पर शेयर, और कंपनी की एक तरफ मार्केट प्राइस को रखा गया है और एक तरफ कंपनी की अर्निंग पर शेयर को रखा गया है। अब ये अर्निंग पर शेयर क्या होता है? अर्निंग पर शेयर का मतलब होता है कि एक इन्वेस्टर को उसके पर शेयर पर जितना पैसा उसने इन्वेस्ट किया है उसके नंबर ऑफ शेयर्स जितने उसने लिए हैं, तो पर शेयर पर कितना रिटर्न मिल रहा है। यह कैसे पता लगाया जाता है? जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट आफ्टर उसमें से इंटरेस्ट माइनस कर लिया जाए, टैक्स माइनस कर लिया जाए, डिविडेंड माइनस कर लिया जाए। कौन सा? प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड। तो जो प्रॉफिट बचेगा वो कहलाएगा प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। और जब उस प्रॉफिट को हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, तो हमें उस कंपनी के अर्निंग पर शेयर की एक शेयर पर कितनी अर्निंग हो रही है उस शेयर होल्डर को। फिर हम बात करते हैं डिविडेंड यील्ड और डिविडेंड पे आउट रेशियो। डिविडेंड यील्ड रेशियो यह बताता है कि आपके कंपनी का जो डिविडेंड पर शेयर है उसको मार्केट प्राइस, जो शेयर की प्राइस है, उससे उसका कंपेयर किया जाता है कि जितना डिविडेंड मिल रहा है और जितनी मार्केट प्राइस है, दैट इज कॉल्ड डिविडेंड यील्ड। यील्ड मतलब समथिंग यू आर गेटिंग एक्स्ट्रा। नाउ द डिविडेंड पे आउट रेशियो विच शोज डिविडेंड पर शेयर कितना है और अर्निंग पर शेयर कितना है। डिविडेंड पर शेयर को अर्निंग पर शेयर से डिवाइड किया जाएगा, देन यू विल फाइंड डिविडेंड पे आउट रेशियो। नाउ द प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज एट अ ग्लांस। जितने प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हमने अभी बात की थी वो सभी एट अ ग्लांस मैंने यहाँ पर एक चार्ट में आपके लिए समराइज किए हैं। द नेक्स्ट रेशियो विच इज सोल्वेंसी रेशियो, शोधन क्षमता अनुपात। यह रेशियो बिजनेस की पेइंग कैपेसिटी के बारे में बताता है। अगर आप किसी बिजनेस के सोल्वेंसी रेशियो फाइंड कर रहे हैं, दैट मीन्स आप यह पता लगा रहे हैं कि वह बिजनेस अपने लॉन्ग टर्म डेट को पे करने में सक्षम है या नहीं है, उसकी पेइंग कैपेसिटी सही है या नहीं है। क्योंकि अगर जितना ज़्यादा उसका रेशियो होगा वो यह बताएगा कि यह कंपनी अच्छी है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, जो अपने डेट्स और अपने क्रेडिटर्स को टाइमली पेमेंट कर देता है। लेकिन अगर सोल्वेंसी रेशियो कम है, मतलब यह बता रहा है कि वह कंपनी अपने डेट्स को इजीली पे नहीं करती है, तो वह कंपनी रिस्की है, कृपया उससे दूरी बनाए रखें। अगर आपका सोल्वेंसी रेशियो कम है तो सोल्वेंसी रेशियो कंपनी की पेइंग कैपेसिटी को बताता है। इसमें 5 रेशियोज आते हैं मेनली। सबसे पहला आता है डेट इक्विटी रेशियो। अगेन जो नाम है वही काम है, डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी विच इज डेट इक्विटी रेशियो। डेट में सारी लॉन्ग टर्म डेट्स को लिया जाता है और इक्विटी में शेयर होल्डर्स फंड को लिया जाता है। सेकंड नंबर पर आता है प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो में शेयर होल्डर्स फंड को टोटल एसेट से डिवाइड किया जाता है। शेयर होल्डर फंड्स मतलब होता है इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। अगला आता है इसमें कैपिटल गियरिंग रेशियो। अगेन जो नाम है वही काम है, कैपिटल गियरिंग मतलब कैपिटल को मिलाना। और यहाँ पर आपके पास 2 टाइप्स की कैपिटल होती है, एक होती है इक्विटी शेयर कैपिटल जिसको इंटरनल बोला जाता है, और एक होती है एक्सटर्नल कैपिटल जिसमें आपके डेट और फिक्स्ड इंटरेस्ट बेयरिंग फंड्स आते हैं। तो कैपिटल गियरिंग रेशियो में इंटरनल कैपिटल को एक्सटर्नल कैपिटल से कंपेयर किया जाता है।
फिर आता है डेट सर्विस रेशियो। डेट सर्विस रेशियो यह बताता है कि बिजनेस का नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स इतना है, जिसको कंपेयर करते हैं आपके फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस से। इसके बाद आता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो इबिटा को इंटरेस्ट से कंपेयर करके बताता है। इसके बाद आते हैं हम फोर्थ रेशियो विच इज टर्नओवर रेशियोज, जिसको क्रियाशीलता और एक्टिविटी रेशियो भी बोला जाता है। एक्टिविटी रेशियोज या टर्नओवर रेशियोज हमें क्या बताते हैं? जो इनका नाम है, यह बताते हैं कि बिजनेस में आप कितना एक्टिवली ऑपरेशन कर रहे हो, कितना एफिशिएंटली ऑपरेशन कर रहे हो। जैसे अगर बिजनेस में आपने गुड्स रॉ मटेरियल परचेस किया है, तो रॉ मटेरियल कितना जल्दी गुड्स में कन्वर्ट होता है, वह गुड्स कितना जल्दी सेल्स होता है, वो गुड्स आपके लिए स्टॉक होगा, वह कितना जल्दी सेल्स में कन्वर्ट होता है, और वो सेल्स अगेन कितना जल्दी कैश में कन्वर्ट होता है। तो टर्नओवर रेशियो शोज, यह बताता है कि आपके बिजनेस में कितना फ्रीक्वेंटली आप ऑपरेशंस होते हैं, कितना जल्दी जल्दी कैश गुड्स में कन्वर्ट होता है, गुड्स डेटर्स में कन्वर्ट होते हैं, और अगेन वो कैश में कन्वर्ट होते हैं। यह एक्टिविटी जितना जल्दी होती है, उतना बिजनेस को चलाने में आसानी होती है। अगर आपके पास जितना जल्दी कैश अवेलेबल होगा, गुड्स अगर जल्दी कैश में कन्वर्ट होगा, तो ऑब्वियस सी बात है हम हमारे क्रेडिटर्स को भी अच्छे से पेमेंट कर पाएंगे। सो दिस रेशियो शोज हाउ एक्टिवली यू परफॉर्म योर बिजनेस ऑपरेशंस। इसके अंतर्गत आते हैं सबसे पहले इन्वेंट्री रेशियो। इन्वेंट्री रेशियो, जिसको स्टॉक टर्नओवर रेशियो भी बोला जाता है और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियोज भी बोला जाता है। यह बताता है कि सीओजीएस और एवरेज इन्वेंट्री के बारे में क्या रिलेशन है। मीन्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। ये सारे फॉर्मूलाज लिखे हैं टर्नओवर रेशियोज के। टर्नओवर रेशियोज में एक बात जो समझने योग्य है, दैट इज टर्नओवर रेशियोज का आंसर हमेशा टाइम्स में लिखा जाता है। लिक्विडिटी रेशियोज को हमेशा अनुपात में शो किया जाता है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज को हमेशा परसेंटेज में शो किया जाता है, और टर्नओवर रेशियोज को हमेशा टाइम्स में शो किया जाता है। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो एज पर द नेम, यहां पर जितने टर्नओवर रेशियोज हैं उन सब का डिनोमिनेटर उन्हीं का एवरेज होता है। इफ यू टॉक अबाउट द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, तो डिनोमिनेटर आपका एवरेज इन्वेंट्री हो गया। इफ यू टॉक अबाउट द डेटर्स टर्नओवर रेशियो, डिनोमिनेटर एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल है। सेम विद द पेबल टर्नओवर रेशियोज, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियोज, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर, सभी का डिनोमिनेटर उन्हीं का एवरेज होता है, और न्यूमरेटर रेशियो के नाम के ऊपर डिपेंड करता है। इन्वेंट्री में जो न्यूमरेटर है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रहेगा। डेटर्स कहां से आते हैं? नेट क्रेडिट सेल्स से, तो न्यूमरेटर नेट क्रेडिट सेल्स रहेगा। देन क्रेडिटर्स टर्नओवर में क्रेडिटर्स नेट क्रेडिट परचेस से बनते हैं, तो नेट क्रेडिट परचेस इसका न्यूमरेटर रहेगा। अब हम बात करते हैं डेट कलेक्शन पीरियड और एवरेज पेमेंट पीरियड की। ये जो दोनों रेशियो हैं, ये टर्नओवर रेशियोज का उल्टा होते हैं। डेटर्स टर्नओवर का उल्टा हो जाता है डेट कलेक्शन रेशियो। एक्चुअली डेटर्स टर्नओवर रेशियो यह बताता है कि हाउ फ्रीक्वेंटली आपके जो डेटर्स हैं वो कैश में कन्वर्ट होते हैं, लेकिन डेट कलेक्शन रेशियो यह बताता है कि इन हाउ एग्जैक्टली कितने टाइम में, मंथ्स या डेज में आपके डेटर्स कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे। सेम विद द क्रेडिटर्स टर्नओवर एंड एवरेज पेमेंट पीरियड। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर और कैपिटल टर्नओवर रेशियो, इन सब का डिनोमिनेटर इन्हीं का एवरेज या इन्हीं का नाम आता है, और इनका जो न्यूमरेटर रहेगा वो रहेगा नेट सेल्स, फिक्स्ड एसेट्स में सीओजीएस और कैपिटल टर्नओवर में सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ सेल्स। एक बात यहाँ नोट करने लायक है, अगर क्वेश्चन में आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन नहीं है और टर्नओवर रेशियोज फाइंड आउट करना है, और आप पूरे क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहीं पे भी नहीं फाइंड आउट कर पा रहे हैं, तो उस केस में आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की जगह पर नेट सेल्स को यूज कर सकते हैं।
हम एक क्वेश्चन लेकर चारों रेशियो के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चंस के तौर पर जनरली आप लोगों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिए रहते हैं। अभी हमने बात की थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पोजिशनल स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट और पोजिशनल स्टेटमेंट की बात करें तो बैलेंस शीट आती है। अभी इस क्वेश्चन में आपको एक बैलेंस शीट दी हुई है और यह पूछा गया है कि आपको करंट रेशियो फाइंड आउट करना है, लिक्विड रेशियो निकालना है, प्रोप्राइटरी रेशियो निकालना है और कैपिटल गियरिंग रेशियो, साथ में डेट इक्विटी रेशियो निकालना है। तो वन बाय वन हम सारे रेशियोज कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहला काम, जब भी आपको रेशियो एनालिसिस के कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, सबसे पहला काम करें, प्लीज गो थ्रू द फॉर्मूला, राइट द फॉर्मूला, हाफ वर्क विल ऑटोमेटिकली डन। आप पहले फॉर्मूला लिखें, आधा काम पहले हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल करंट रेशियो, सो करंट रेशियो इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। करंट एसेट्स हमको बैलेंस शीट में एसेट साइड में से मिलेगी और करंट लाइबिलिटीज हमें बैलेंस शीट में करंट लाइबिलिटीज में से मिलेंगी। करंट एसेट्स की बात करें तो स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल, सन्ड्री डेटर्स, कैश एंड बैंक, ये चारों एसेट्स आपकी करंट एसेट्स में आती है। करंट लाइबिलिटीज की बात करें तो ट्रेड पेएबल्स, बैंक ओडी एंड प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, ये सारी आपकी करंट लाइबिलिटीज आती है। हम करंट एसेट्स को ऐड करेंगे और उसको डिवाइड करेंगे करंट लाइबिलिटीज से, तो ये आपका आया करंट रेशियो। इसके बाद नेक्स्ट हमसे पूछा गया था प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला होता है प्रोप्राइटर्स फंड अपॉन टोटल एसेट्स, और प्रोप्राइटर्स फंड में शेयर कैपिटल प्लस रिटेन्ड अर्निंग, और अगर लॉस है या फिक्टिशियस एसेट्स है, कृत्रिम संपत्तियां हैं, तो हम उनको हटा देंगे। तो शेयर कैपिटल हमारे पास क्वेश्चन में दो टाइप की शेयर कैपिटल है, इक्विटी और प्रेफरेंस, और साथ में जनरल रिजर्व है। हम इन तीनों को ऐड करेंगे, लेकिन हमारे पास लॉस दिया है उसको माइनस करेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास प्रोप्राइटर्स फंड आएगा 6,72,000। और टोटल एसेट्स के लिए बैलेंस शीट की टोटल एसेट्स को लिया जाता है सिर्फ फिक्टिशियस एसेट्स, कृत्रिम संपत्तियां, ऐसी संपत्तियां जो बिजनेस के ऊपर बर्डन होती है, उनको छोड़ दिया जाता है, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस को इसमें से हटा दिया जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास टोटल एसेट्स हो जाएगी 12,60,000 में से 28,000 रुपये P&L अकाउंट माइनस कर देंगे हम, तो बचेगा 12,32,000। तो ये आपका रेशियो आ गया प्रोप्राइटरी रेशियो। कैपिटल गियरिंग रेशियो में हम फिक्स्ड इंटरेस्ट डिविडेंड, जहां पर मैंने बोला था आप लोगों को एक्सटर्नल लायबिलिटीज, एक्सटर्नल लायबिलिटीज मतलब जो फिक्स्ड इंटरेस्ट बेरिंग जो फंड्स हैं, जैसे कि डिबेंचर्स हो गए, लोन हो गया, ठीक है, प्रेफरेंशियल शेयर्स हो गए, इन सब को हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे इक्विटी शेयर होल्डर फंड से। तो यहाँ पर हमारे पास फिक्स्ड इंटरेस्ट बेरिंग जो है डिबेंचर्स हैं 2,40,000 के, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 3,60,000 की, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आ गए हैं 2,40,000 के, डिबेंचर्स हैं 3,60,000 के प्रेफरेंस शेयर होल्डर से, ऐसे करके टोटल लॉन्ग टर्म डेप्ट हमारे पास आ गया 6 लाख रुपए। और इक्विटी शेयर कैपिटल के साथ रिजर्व सरप्लस को भी ऐड करेंगे, जनरल रिजर्व को, तो 2 लाख प्लस 1,40,000। इस तरीके से हमने कैपिटल गियरिंग रेशियो को फाइंड आउट किया। इसके बाद है डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो इज अगेन लॉन्ग टर्म डेट को डिवाइड किया जाएगा प्रोप्राइटर्स फंड से, और लॉन्ग टर्म डेट में आते हैं डिबेंचर्स, हमारे यहाँ डिबेंचर्स है 2,40,000 के, और जो शेयर होल्डर्स फंड है उसमें इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और जनरल रिजर्व तीनों को इंक्लूड किया जाएगा। तो ये उसका टोटल आएगा 6,70,000 रुपए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नाउ इट्स टाइम फॉर अ क्विज। सो कम टू द क्वेश्चन। एज वी लर्न, liquid ratio is equal to liquid assets divided by A. current liabilities, B. total liabilities, C. contingent liabilities, D. non-current liabilities. So the right answer is current liabilities. Next question is टू बेसिक मेजर्स ऑफ लिक्विडिटी। तरलता के दो बुनियादी उपाय हैं।
करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो एंड ऑपरेटिंग रेशियो, करंट रेशियो एंड एवरेज कलेक्शन पीरियड, इन्वेंट्री टर्नओवर या करंट रेशियो। अभी हम पढ़कर आए हैं कि लिक्विडिटी रेशियोज में कौन से दो रेशियोज आते हैं, तो वो हैं करंट रेशियो और क्विक रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्वेंट्री रेशियो इज रिलेशनशिप बिटवीन इन्वेंट्री COGS और एवरेज परचेस, या COGS और एवरेज इन्वेंट्री, COGS या कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेस्ड एंड कॉस्ट ऑफ एवरेज इन्वेंट्री, या नन ऑफ द अबाउ। थिंक अबाउट इट। क्या फॉर्मूला हम पढ़कर आए हैं? सो द आंसर इज COGS divided by average inventory. The next question, as we learn, what is the ideal ratio of current ratio? Current ratio का ideal ratio क्या है? 4:1, 3:4, 2:1 or 1:1? So the answer is 2:1. हमारे बिजनेस में just double current assets होनी चाहिए than that of the current liabilities की। Now the next question is, what is the formula for debt equity ratio? अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, जो नाम है वही काम है, debt equity. So find the answer, current liabilities upon current assets, total liabilities, या debt upon equity, equity upon debt. It is as per the name, debt upon equity is the right answer. So now we will talk about the reference books. Reference books we may go for the financial ratio analysis, M.Y. Khan and P.K. Jain, Rastogi, Gupta, K.L. Sharma, then Kulkarni, ये सारी बुक्स को आप प्रिफर कर सकते हैं। इनका लेटेस्ट एडिशन आपको मिलता है तो दी बेस्ट है। यहाँ पर आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे। SP गुप्ता की बुक है, वहाँ से आप न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। वहाँ आपको सॉल्व्ड और अनसॉल्व्ड दोनों ही क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अब हम लेते हैं पार्ट 2, जहाँ पर हम रेशियो एनालिसिस के स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर मैंने एक कंपनी का एग्जाम्पल लिया है, जिसमें उस कंपनी की पिछले 5 साल की बैलेंस शीट को लेकर उसके ऊपर कुछ रेशियोज कैलकुलेट किए हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं लिक्विडिटी चेक। लिक्विडिटी चेक करने के लिए, जैसा अभी हम पढ़कर आए हैं, 3 रेशियो हम यूज़ करते हैं, जिसमें करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो और कैश रेशियो को हम लोग यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे करंट रेशियो की। तो यह जो कंपनी है जिसमें मैंने उसकी बैलेंस शीट ली है, जिसमें उसकी 5 साल का डेटा गिवन है, 2016 से लेकर 2020 का डेटा है हमारे पास। 5 साल की आपके पास करंट एसेट्स है और 5 साल की आपके पास करंट लाइबिलिटीज़ है। यहाँ पर हम करंट रेशियो फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद इसका इंटरप्रिटेशन भी करेंगे कि सिर्फ रेशियो निकालना हमारा उद्देश्य नहीं है, वह रेशियो के आधार पर इंटरप्रिटेशन करना और डिसीजन लेना, यह हमारा उद्देश्य है। तो इस आधार पर हम इन 5 साल का रेशियो एनालिसिस रेशियो कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद उसका इंटरप्रिटेशन या उसका एक कंक्लूजन निकालेंगे कि हमने एक्चुअल में क्या खोया या क्या पाया। तो करंट रेशियो, जैसा कि हम पढ़कर आए हैं, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। तो इसके लिए आपको सारी करंट एसेट्स लेनी है और उनकी टोटल को करंट लाइबिलिटीज से डिवाइड करेंगे। तो हम 2016 से स्टार्ट करते हैं। 2016 की करंट एसेट्स हैं, सारी करंट एसेट्स आपको गिवन है और अदर करंट एसेट्स भी यहाँ पर इंक्लूड होगी। तो टोटल करंट एसेट्स आपके पास 4338 है, जिसको आपने डिवाइड किया है 3305, जो टोटल करंट लाइबिलिटीज है, इससे डिवाइड किया तो आपके पास आंसर आया करंट रेशियो का 1.31। सेम ऐसे ही 2017, 18, 19 और 20 के लिए हमने रेशियो कैलकुलेट किया। अब जो मेन मुद्दा है वो यह है कि करंट रेशियो आपका हर साल इस कंपनी का बढ़ा है या घटा है। लेकिन जब मैं देख रही हूँ तो आपका 2016 में करंट रेशियो 1.3:1 था। 17 की बात करें तो करंट रेशियो आपका 1.36:1 था एंड 18 में 1.14 हो गया, 19 में 1.03 हो गया। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये बता रहा है कि
कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन कहीं ना कहीं डाउन जा रही है। कंपनी के पास शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को पे करने के लिए पेमेंट की कमी होती जा रही है। तो बिजनेस में ये रेशियो यह बताते हैं, करंट रेशियो, कि आपके पास न तो जरूरत से ज्यादा लिक्विड करंट एसेट्स होनी चाहिए, नहीं जरूरत से ज्यादा करंट लायबिलिटीज होनी चाहिए। इसलिए हमने आइडियल रेशियो की भी बात करी थी, 2:1। एटलीस्ट आपके बिजनेस में इतनी करंट एसेट्स तो हो कि वो आपकी लायबिलिटीज को पे कर दे, उसके बाद उतना ही अमाउंट बचे। लेकिन यहाँ तो बिजनेस अपनी करंट लायबिलिटीज को पेमेंट करने के बाद उतना अमाउंट नहीं बचा पा रहा है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं क्विक रेशियो। क्विक रेशियो का फॉर्मूला हम पढ़कर आए थे, क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो क्विक एसेट्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, करंट एसेट्स में से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो हमें यहां पर प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं दिए हैं, तो हम डायरेक्टली किसको माइनस कर देंगे, स्टॉक को। तो हमारे पास करंट एसेट्स में से स्टॉक को माइनस करने के बाद वैल्यू जो आएगी उसको हम डिवाइड करेंगे टोटल ऑफ करंट लायबिलिटीज से। तो ऐसा करने के बाद हमारे पास जो आंसर आया है दैट इज 0.82, 0.88, 0.64:1 and 0.58:1. That means again it is indicating that quick ratio is quickly declining. Again quick ratio क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, कम हो रहा है। वो यह बता रहा है कि बिजनेस में लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है, क्योंकि लिक्विड रेशियो का आइडियल रेशियो होता है क्विक रेशियो या लिक्विड रेशियो, एक ही बात है। तो क्विक रेशियो का आइडियल रेशियो होता है 1:1। वह यह बताता है कि जितनी आपकी करंट लायबिलिटीज है एटलीस्ट उसके बराबर आपके पास क्विक एसेट्स या लिक्विड एसेट्स होना चाहिए। लेकिन यहां पर डे बाय डे, ईयर बाय ईयर लिक्विड एसेट्स कम होती जा रही है, जो बिजनेस के लिए चिंता का विषय हो सकता है। क्योंकि बिजनेस में अगर सफिशिएंट कैश नहीं होता है तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज आती है और चली जाती है, आप उसे ग्रैब नहीं कर पाते हो। तो इसीलिए आप बिजनेस में अच्छी अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने के लिए, मार्केट में अपनी गुडविल को मेंटेन करने के लिए आपके पास सफिशिएंट अमाउंट लिक्विड होना चाहिए, कैश और कैश इक्विवेलेंट होना चाहिए। थर्ड, इस कंपनी का कैश रेशियो जब हमने कैलकुलेट किया तो कैश रेशियो क्या बताता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। तो यहाँ पर हमने कैश और कैश इक्विवेलेंट्स को लिया और उसे डिवाइड किया करंट लायबिलिटीज से। तो हमारा आंसर आ रहा है 0.4, 0.45, 0.22 एंड अगेन 0.22। अगेन यह क्या बता रहा है कि कंपनी का कैश और कैश इक्विवेलेंट्स डिक्लाइन मोड पर जा रहा है, मतलब कंपनी को लिक्विडिटी मेंटेन करने की जरूरत है। वही पॉइंट्स मैंने यहाँ पर आपको बताए हैं कि कंपनी में पिछले 5 सालों का जो लिक्विडिटी परफॉर्मेंस है वो खराब हुआ है, क्योंकि कंपनी में ईयर बाय ईयर लिक्विडिटी कम हुई है। वह यह बता रही है कि कंपनी ने कहीं ना कहीं करंट एसेट्स को कम किया है और इन्वेस्टमेंट आपका ज्यादा हुआ है। बिजनेस एक ऐसा स्पेस है जहां पर आपको न तो जरूरत से ज्यादा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए और न ही जरूरत से ज्यादा कैश आपके पास, एक बैलेंस होना चाहिए। बीइंग अ फाइनेंस मैनेजर, रेशियो एनालिसिस फाइनेंस मैनेजर को हेल्प करता है कि बिजनेस में कहां पर लिक्विडिटी प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो उसको वहीं पर डिसीजन, अगर लिक्विडिटी कम है तो उसे मेंटेन करने के लिए इन्वेस्टमेंट्स को या फिक्स्ड एसेट्स को कम किया जाता है, और अगर लिक्विडिटी ज्यादा होती है तो बिजनेस में क्या ऑप्शंस लिए जाते हैं, इन्वेस्टमेंट किया जाता है। इस तरीके से लिक्विडिटी को कंट्रोल किया जाता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट, ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस चेक। अब हमने कंपनी के ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए अगेन उसके फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियोज और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज को लिया है। अगेन हमारे पास यहाँ पर कंपनी के 5 साल का डेटा है, जिसमें हमने कंपनी के डेटा पर फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो को कैलकुलेट किया है। अब हम यह पता लगाएंगे कि फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो से हमें क्या कंक्लूजन निकालने को मिलता है। तो फॉर्मूला फॉर द फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर इज नेट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। सबसे पहले तो बात करें कि आपको नेट सेल्स कहाँ से मिलेगा और
एवरेज फिक्स्ड एसेट्स कहाँ से मिलेगी? तो नेट सेल्स आपको मिलेगा ट्रेडिंग अकाउंट से और फिक्स्ड एसेट्स आपको मिलेंगी बैलेंस शीट से, जो आपको क्लियरली बता के रखा है कि ये फिक्स्ड एसेट्स हैं जो आपको बैलेंस शीट से मिलेंगी, लेकिन ये जो आपके पास नेट सेल्स है ये आपको कहाँ से मिलेगा? P&L अकाउंट से मिलेगा। अब आप निकालेंगे फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर। तो फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर के लिए हम लोग नेट सेल्स को डिवाइड करेंगे फिक्स्ड एसेट्स से। तो 19 का रेशियो आया है 1.43, देन 1.22, 1.0194 एंड एज वी कैन सी दैट हमारे पास 15 से लेकर 19 तक का डेटा है एंड द फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो इज इंक्रीजिंग। तो वो क्या बता रहा है आपको? बिजनेस में ये ध्यान रखना चाहिए कि फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो जो है वो कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस जो होते हैं ना उनमें हमेशा कम होता है, और जनरली अगर क्योंकि उनमें फिक्स्ड एसेट्स का टर्नओवर इतना फ्रीक्वेंटली नहीं होता है। सो विच इज गुड कि आपकी फिक्स्ड एसेट्स जो है 15 से यहाँ पर इसका टर्नओवर रेशियो बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है और एक लेवल में है। यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है कि जो तेल और गैस, इस्पात और ऑटो सीमेंट जैसी जो कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज होती हैं उनमें उनका फिक्स्ड एसेट्स जो है टर्नओवर रेशियो वो आईटी के कंपेयर में कम होता है, क्योंकि आईटी में बिजनेस में क्या होता है फिक्स्ड एसेट्स को इजीली आप मूव कर सकते हैं, लेकिन इन कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस में ये पॉसिबल नहीं होता है। अब हम बात करते हैं ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस चेक करने में ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो की। अगेन हमने यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालने के लिए फॉर्मूला इज व्हाट? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू बाय 100। तो ग्रॉस प्रॉफिट हम यहाँ पर जो डेटा गिवन है उससे निकालेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट गिवन नहीं है तो हम नेट सेल्स में से जब COGS को माइनस करते हैं तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आता है, और ग्रॉस प्रॉफिट को जब हम नेट सेल्स से डिवाइड करेंगे, ये आपके पास COGS गिवन है और नेट सेल्स गिवन है, आप नेट सेल्स में से COGS को माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट, और जब ग्रॉस प्रॉफिट को आप नेट सेल्स से डिवाइड करेंगे तो यू विल फाइंड ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो शोज द ग्रॉस प्रॉफिट on the percentage of gross profit on the net sales. Next now we talk about the gross profit ratio. अगर बिजनेस में ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कम होता जा रहा है कंपैरेटिवली, अगर पिछले साल की बजाय इस साल आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कम होता है तो वो यह बता रहा है कि कहीं ना कहीं सेलिंग प्राइस के ऊपर प्रेशर आया है, सेलिंग प्राइस कम हुई है। सिंपल सी चीज़ है, प्रॉफिट आपके बिजनेस का कम कब होता है? जब या तो खर्चे बढ़ते हैं या सेलिंग प्राइस कम होती है। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का कम होना यह बता रहा है कि आपके बिजनेस में या तो सेलिंग प्राइस के ऊपर प्रेशर आया है, आपको सेलिंग प्राइस या तो रिड्यूस करना पड़ा है या कहीं ना कहीं आपके बिजनेस में खर्चे बढ़ गए हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज अ इंडिकेटर ऑफ द सेलिंग प्राइस एंड द कॉस्ट एज वेल। नाउ वी कम टू द रिटर्न ऑन एसेट्स। हमारे बिजनेस में रिटर्न ऑन एसेट्स को अगर मेजर करना है, अगेन द 5 years डेटा इज हियर। सो नेट प्रॉफिट इज डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। नेट प्रॉफिट आपको कहां से मिलेगा? नेट प्रॉफिट आपको मिलेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, एंड द टोटल एसेट्स यू विल फाइंड फ्रॉम द बैलेंस शीट। तो रेशियो जब हम कैलकुलेट करते हैं ROA, फॉर्मूला इज नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। नेट प्रॉफिट को हमने डिवाइड किया टोटल एसेट्स से, तो हमारे पास आंसर आया 16.4% फॉर द 19। तो 15 से देखें 10.3, 6.2, 6.6 एंड 13.2 एंड 16.4। एक चीज़ ध्यान रखिए, रिटर्न जितना ज़्यादा मिलता है उतना अच्छा लगता है। तो रिटर्न ऑन एसेट्स की बात करें तो आपने जो एसेट्स हैं उनके ऊपर जितना रिटर्न मिलेगा उतना आपको अच्छा लगेगा। तो ये रेशियो जितना बढ़ेगा इसका मतलब ये है कि रिटर्न ऑन एसेट्स मतलब ये रेशियो जितना बढ़ता जाएगा उतना अच्छा लगेगा कि आपकी एसेट्स के रिटर्न उतना ही आपको ज़्यादा मिल रहा है। अगेन हम लोग बात करते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी की। व्हाट इज नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड, ROE। ये भी रिटर्न की बात कर रहा है। मतलब ये अगेन क्या बोल रहा है कि, और रिटर्न पहले जो हमने किया था एसेट्स पे बात किया था, इसीलिए हमने टोटल एसेट्स से डिवाइड किया था। यहाँ हम बात कर रहे हैं इक्विटी की, इसीलिए हम डिवाइड किससे कर रहे हैं? इक्विटी। जब भी हम इक्विटी की बात करते हैं तो वहां पर रिजर्व और सरप्लस को भी इक्विटी कैपिटल में ऐड किया जाता है। तो अगेन
Net profit you will find from the P&L account and equity you will find from the balance sheet. आपको इक्विटी, शेयर कैपिटल और रिजर्व कहाँ से मिलेगा? बैलेंस। मैं आपको एड्रेस बता रही हूँ कि कहाँ जाना है, कौन सा डेटा कहाँ से मिलेगा। तो इस एड्रेस पे पहुंच जाइए, आपको ये डेटा मिलेगा, आप उसे उठाइए, कैलकुलेटर चलाइए, यू विल फाइंड द आंसर। नाउ द टर्न हमको इंटरप्रिटेट करना है। तो इंटरप्रिटेशन में एक चीज ध्यान रखें, जितने रिटर्न वाले रेशियोज हैं उन सब में रिटर्न ऑन एसेट्स, रिटर्न ऑन इक्विटी, तो जितना हायर है, जितना ज्यादा रिटर्न मिलेगा बिजनेस के लिए उतना फायदा है। तो यहां अगर इस बिजनेस की बात करें हम, तो इस बिजनेस में रिटर्न ऑन इक्विटी जो है 10.3, देन नेक्स्ट ईयर 6.2, देन नेक्स्ट ईयर 6.6 एंड 13.3 एंड 16.5। तो कहीं ना कहीं 15 के कंपैरिजन में 16 और 17 में जब हम आए तब रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ज़्यादा डाउन हो गया था, लेकिन कंपनी ने अपने आप को संभाला और 18 और 19 में रिटर्न ऑन इक्विटी इंक्रीज हुआ है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी जितना इंक्रीज होता है ईयर बाय ईयर, वो यह बताता है कि कंपनी अच्छा काम कर रही है और अपने शेयर होल्डर्स को अच्छा रिटर्न दे रही है, क्योंकि रिटर्न कहाँ से दिया जाता है? आउट ऑफ द प्रॉफिट, और कंपनी को प्रॉफिट अच्छा होगा तो कंपनी रिटर्न भी अच्छा करेगी। अगेन हम लोग एक और रिटर्न की बात कर रहे हैं, किसके ऊपर? कैपिटल एम्प्लॉयड। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जिसका फॉर्मूला आपको बताता है कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को डिवाइड किया जाएगा नेट एसेट्स। नेट एसेट्स मतलब जहां टोटल एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज को माइनस किया जाएगा। तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स आप बात करेंगे तो वो आपको बैलेंस शीट में से मिलेगा, और नेट एसेट्स आप कहां से निकाल सकते हैं? बैलेंस शीट में से। तो इस तरीके से आप जब रेशियो कैलकुलेट करेंगे, अगेन द सेम थिंग, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये बताता है कि आपने बिजनेस में जितना कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है उस पर कितना रिटर्न मिल रहा है। तो जितना रिटर्न ज्यादा होगा उतना बिजनेस के लिए अच्छा होगा। अब हम बात करते हैं सॉल्वेंसी चेक। दिस इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट चेक फॉर इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो बिफोर इन्वेस्टिंग फर्स्ट ऑफ ऑल चेक द सॉल्वेंसी। सो हियर सबसे फर्स्ट हमने बात की है डेट इक्विटी रेशियो। व्हाट इट इज इंडिकेटिंग? दैट टोटल डेट इज डिवाइडेड बाय इक्विटी। किसी कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो क्या बताता है कि इंटरनल और एक्सटर्नल लायबिलिटीज में क्या रिलेशन है। दैट मीन्स आपकी एक्सटर्नल लायबिलिटीज और इन डेट रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियोज हैं, वो जितने ज्यादा होंगे उतना आपकी पेइंग कैपेसिटी अच्छी है। नाउ वी कम टू द अगर डेट इक्विटी की बात करें तो डेट आपका हमेशा कम होना चाहिए। अगर डेट ज्यादा है, डेट मतलब उधारी, डेट मतलब बहुत सरल भाषा में बोला जाए तो इसको क्या बोला जाता है? उधारी। आप उधार का पैसा कितना लेके रखे हैं, क्योंकि जितना आपने उधार लिया है उतना लौटाना भी पड़ेगा आपको। तो डेट इक्विटी रेशियो आपको क्या बताता है कि बाहर का पैसा और घर का पैसा, बाहर का पैसा मतलब डेट, इक्विटी मतलब घर का पैसा, तो इन दोनों में जो कंपैरिजन करेंगे दैट इज कॉल्ड डेट इक्विटी रेशियो। अगेन इसी कंपनी के एग्जांपल 15 से 19 तक का डेटा हमारे पास है, और डेट और इक्विटी दोनों ही चीजें आपको कहां से मिलेगी? बैलेंस शीट से। कहां से मिलेगी आपको? कंपनी की बैलेंस शीट से। तो अगेन हमने लिया एग्जांपल एंड वी फाइंड द आंसर दैट इज 0.010। तो एक चीज ध्यान रखें, 15 से लेकर 19 तक पूरी कंपनी का जो हमने डेट इक्विटी निकाला, कितना परसेंट आपको दिख रहा है? 0%, 0%, 0.01%, 0% एंड 0.01%। तो ये क्या बता रहा है कि कंपनी रिस्की नहीं है, कंपनी के पास बहुत ज़्यादा डेट्स नहीं है, कंपनी के पास इतनी इक्विटी है कि वो अपने डेट को पेमेंट कर देगी। सो इस टाइप का रेशियो अगर किसी कंपनी का है मतलब आप उसमें आराम से अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट रेशियो की बात करेंगे विच इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो मीन्स आपकी इन्वेस्टमेंट जो है, आपका जो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स, इसका रेशियो हम किससे निकाल रहे हैं? इंटरेस्ट से। सो अगेन वी कम कि कहां से कौन सा आइटम मिलेगा? तो पीबीआईटी की बात करें मतलब प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स की बात करें तो ये आपको P&L अकाउंट से मिलता है, और इंटरेस्ट की बात करें तो इंटरेस्ट भी आपको
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही मिलता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है एंड आंसर निकालना है। आंसर जब आप निकाल लेंगे तो आप क्या देख रहे हैं कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 15 में वेरी हाई है, 16 में 372। दैट मीन्स व्हाट इट इज इंडिकेटिंग कि अगर एक निवेशक के तौर पर आप क्या जान सकते हैं कि कंपनी दिवालिया होने के खतरे के करीब है या नहीं है, मतलब वो अपना जो डेट है उसका इंटरेस्ट कवर कर पाएगी या बकाया राशि चुकाने में सक्षम है या नहीं है। तो दैट इज इंडिकेटेड बाय द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। नाउ द नेक्स्ट इज प्राइस वैल्यूएशन चेक। प्राइस वैल्यूएशन चेक रेशियोज क्या बताएंगे? आपकी कंपनी की अर्निंग के बारे में, आपकी कंपनी की शेयर प्राइस के बारे में कि मार्केट में आपकी शेयर प्राइस या इक्विटी की प्राइस या अर्निंग पर शेयर कितना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइस अर्निंग रेशियो। प्राइस अर्निंग रेशियो मार्केट प्राइस या करंट शेयर मार्केट प्राइस को डिवाइड करना है अर्निंग पर शेयर से। हमारे पास मार्केट प्राइस भी है, अर्निंग पर शेयर भी है। तो ये हमारे पास 5 साल का परफॉर्मेंस आया है जिसमें आपके पास बुक वैल्यू, इक्विटी डिविडेंड और अर्निंग पर शेयर की बात कर रहे हैं हम लोग। तो प्राइस अर्निंग रेशियो आपका कितना आ रहा है? 9.1। देन 16 में आपका इंक्रीज हो गया, 17 में और इंक्रीज हो गया, 18 में जाकर प्राइस अर्निंग रेशियो बहुत कम हो गया और 19 में जाकर आपका रेशियो बहुत कम हो गया। मतलब यह कहीं ना कहीं 17 में कंपनी की सिचुएशन अच्छी थी जहां पर प्राइस अर्निंग मार्केट प्राइस को अर्निंग पर शेयर से कंपेयर किया जाए तो सही था, लेकिन 19, 18 और में तो बहुत ही ज़्यादा मार्केट की जो अर्निंग पर शेयर है, प्राइस अर्निंग रेशियो जो है वो बहुत कम हो गया। तो यह क्या बताता है ओवरऑल कि एक बिजनेस में अपनी पर शेयर कैपिटल पर या अर्निंग पर शेयर पर कितना आपको रिटर्न मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं अगर इस एग्जाम्पल में देखें तो 18 और 19 में रिटर्न कम हुआ है कंपैरेटिवली 17 के और 16 के। नाउ द नेक्स्ट इज डिविडेंड यील्ड। देखो यील्ड मतलब होता है कि एक्स्ट्रा प्रॉफिट। तो डिविडेंड यील्ड क्या बताता है? डिविडेंड पर शेयर को मार्केट प्राइस पर शेयर से डिवाइड किया जाता है। डिविडेंड यील्ड के लिए आपको डिविडेंड चाहिएगा जो आपको बैलेंस शीट में से मिलेगा और करंट मार्केट प्राइस मार्केट में अवेलेबल होती है तो वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, या अगर आप कंपनी का वैल्यूएशन कर रहे हैं तो कंपनी के वैल्यूएशन के टाइम पर मार्केट प्राइस भी आपको कंपनी की स्टॉक एक्सचेंज से देखने को मिल जाएगी। ओके, नाउ कम टू द आंसर कि हम डिविडेंड पर शेयर को डिवाइड कर रहे हैं करंट प्राइस से, तो हमारे पास डिविडेंड यील्ड कितना आ रहा है? डिविडेंड यील्ड आ रहा है जो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं 16 में 4.4 था, देन 17 में 3.7 था एंड 7.1, 6.7, 11.3। दैट मीन्स टोटल इसका एवरेज निकाला है तो 19 में ये था 6.7। सो व्हाट इट इज इंडिकेटिंग, डे बाय डे कंपनी ने अपना इन्वेस्टमेंट या डिविडेंड पर शेयर इनका इंक्रीज हुआ है मार्केट प्राइस से। मतलब जितना डिविडेंड यील्ड आपका अच्छा है वो यह बताएगा कि आपको उतना ही रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है। सो दैट शेयर इज नॉट रिस्की। नाउ लेट्स कम टू द क्विज। इट्स अ टाइम फॉर क्विज। हम क्विज में सबसे पहले बात करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज की। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज किसके ऊपर बेस्ड होते हैं? अभी जो हमने इतनी सारी बातें करी, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज जो हैं वो बेस्ड होते हैं इन्वेस्टमेंट के ऊपर कि सेल्स के ऊपर, या दोनों ऑप्शन या नहीं। तो राइट आंसर है ऑन द इन्वेस्टमेंट एंड एज वेल एज सेल्स। अभी हमने जब फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक है ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स और एक है ऑन द बेसिस ऑफ investment. Now the next question, ratio analysis is a technique of financial statement. Technique of analysis, interpretation, both or none of the above. So what is the answer? It's a both analysis and interpretation. अभी हमने देखा ना कंपनी में हमने डेटा कैलकुलेट लेकर उसके रेशियोज निकाले और रेशियोज निकालने के बाद इंटरप्रिटेशन किया। तो रेशियो एनालिसिस के थ्रू आप एनालिसिस भी कर सकते हैं और इंटरप्रिटेशन भी कर सकते हैं।
Then we come to the next question. What trend is projected by profitability ratios? कौन सा ट्रेंड आप पता लगा सकते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो से? कॉस्ट, प्रॉफिट, सेल्स या सारे? व्हाट विल बी द आंसर इन योर टर्म? ऑल ऑफ द अबाव. वाई? बिकॉज हमने जब प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज की बात की थी तो हमने कॉस्ट, प्रॉफिट और सेल्स सभी चीजों को वहां पर कवर किया था. Now, the net profit ratio shows the relationship between the net profit and net sales. So, what is the answer? Net sales. Now, the next question, which is return on capital employed, shows that a firm is in profitable situation, overall efficiency is good, या both, या subjective matter. So, what it shows? Both. कंपनी की कैपिटल एम्प्लॉयड, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी बताता है, ओवरऑल एफिशिएंसी भी बताता है. सो रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पर बुक्स डाली है और कुछ लिंक्स को मैंने यहाँ बताया है, आप वहाँ पर जाकर डेटा ले सकते हैं. यहाँ पर मैंने जो लिंक्स शेयर किए उसमें कुछ कंपनीज के डेटा गिवन है, आप उनका रेशियो एनालिसिस करके अपने आधार पर इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस जरूर करें, यह आपके लिए आगे हेल्पफुल रहेगा. नेक्स्ट एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, थैंक यू वेरी मच. जय भारत, जय हिंद.